तो ये था कूलाम के नियम का सदिश रूप, और इससे पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। जो वीडियो है उसमें टाइम क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है, ये टॉपिक मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमें दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जिनको अच्छे से समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आता है, वो जल्दी जल्दी अपना स्किप करके देख सकते हैं वीडियो। जिनको समझ में नहीं आता है उनको स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं केवल आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए था। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेश, उनके बीच की दूरी और फोर्स आपको पता है। यहाँ पे हमने वेक्टर्स के जो लॉ थे, वेक्टर के जो हमने क्लास 11th में लॉ पढ़े थे, वो वेक्टर्स के लॉ भी हमने यूज़ किए, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, उसके आधार पर हमने वेक्टर्स के जो बीच में डिस्टेंस थी वो फाइंड की। इस वीडियो में स्वागत है। इससे पूर्व हमने कूलाम के नियम को पढ़ा था, और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये सदिश रूप क्यों आया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। वो बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है और आकर्षण बल भी हो सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जब आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, तो कहीं ना कहीं बल में क्या भी होगी, दिशा भी होगी। फोर्स है तो फोर्स में डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फटाफट ये समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास दो चार्जेस हैं, हम कोई भी दो चार्जेस ले लेते हैं, क्योंकि कूलाम का जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है, और यहाँ पे हमें पॉइंट चार्ज लेने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, एक चार्ज ये है जिसका नाम है Q1, एक चार्ज ये है जिसका नाम है Q2, राइट। अब इनको मिलाने वाली एक रेखा होगी जिसकी लंबाई जो है r है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज r, राइट। और यहाँ पे कूलाम का लॉ लगता है जिसकी वैल्यू होती है, आप दो तरीके से फॉर्मूले को दे सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। ये आपने पढ़ा हुआ है। ये इसकी नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन जब हम बल में दिशा दिखाना चाहते हैं तब क्या होगा, तो जब हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सपोज दैट कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण लगाएंगे। तो आपने क्या ध्यान देना है, जब हम फोर्स निकालेंगे Q2 पर, हम फोर्स किस पर निकालेंगे, Q2 पर, और किसकी वजह से निकालेंगे, Q1 के कारण, तब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, राइट। हिंदी में आपको मैटर मिल जाएगा, अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ। हम फोर्स किस पर निकाले, Q2 पर निकाले, Q1 के कारण निकाले। वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 पर निकल रहा है ना फोर्स, तो 2 के लिए आप क्या कीजिए, 2 1, राइट। यहाँ पे आप चाहें तो शॉर्ट के लिए आप K भी लिख सकते हैं, फिलहाल इसी को रहने देते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 आएगा, Q2 आएगा अपॉन r स्क्वायर आएगा, राइट। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। 2 1 लिखना आ गया समझ में, फोर्स ऑन Q2, 2 पे निकल रहे हैं 1 के कारण, तो 2 1 लिखना है, राइट। अब हम डायरेक्शन देंगे, हम फोर्स के लिए दे रहे हैं डायरेक्शन, तो इस पर भी डायरेक्शन होगी। तो आपको ध्यान रखना है प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा, भाई Q2 है, प्रतिकर्षित करने का मतलब उसको बाहर की तरफ धक्का देगा, तो डायरेक्शन उसी लाइन पे, जो लाइन उनको जोड़ रही थी उसी लाइन पे आपको डायरेक्शन कहाँ दिखानी है, बाहर की ओर दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए फिगर भी आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। एक तो क्या होता है ना, बच्चे रट के रख देते हैं कि सर ने फिगर इस तरीके से बनाई थी और फटाफट उसके पहले पूरी फिगर बना के रख देते हैं। नहीं, अगर आपको स्टेप आते हैं तो आप स्टेप टू स्टेप फिगर बनाइए। अगर स्टेप टू स्टेप फिगर बनाएंगे तो लिख भी पाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा, फोर्स की वैल्यू निकाली, मुझे लगा कि इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन डाली, उसकी डायरेक्शन दिखा दी, राइट। अब इस डायरेक्शन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं Q1 to Q2, राइट। यहाँ पे 2 वर्ड्स लिख देना, ये डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। आप इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 to Q2, राइट। एक तो ये हो गया। या आप क्या लिख सकते हैं, आउट वर्ड्स फ्रॉम Q2, ये भी एक तरीका हो सकता है। हिंदी में आप लिखेंगे Q2 से बाहर की ओर, और इसी को हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देंगे। यूनिट वेक्टर के लिए अब आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेंगे, ये जो R है ना, इस R का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, जो NCERT की बुक है उसमें लिखा है 2 1 और कैप लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो ऐसे भी याद कर लें, लेकिन याद रखें कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन Q1 से Q2 की ओर है, यहाँ से इधर की तरफ,
दिमाग भी रखना है, प्रतिकर्षण अगर हो रहा है तो प्रतिकर्षण कहाँ पे होगा, Q2 पे होगा, और प्रतिकर्षण का मतलब अंदर को तो होगा नहीं, कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आप इसको 2-1 भी दे सकते हैं। वैसे जो सही आप अगर नोटेशन लिखना चाहते हैं तो इसके बजाय होना चाहिए था नोटेशन 1-2, फोर्स होगा 2-1, डायरेक्शन क्या होगी 1-2। 1-2 का अर्थ क्या हो गया, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, डायरेक्शन यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे नोटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ है। तो ये हो गई 2-1 की डायरेक्शन, कंडीशन समझ में आ गई। अब यहाँ पे फाइनली इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने नॉर्मल फॉर्म में लिखा था, अब आप डायरेक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2-1 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर लिखा था इसको लिखेंगे आर वेक्टर और मॉड करके स्क्वायर कर देंगे, राइट। और यहाँ पे आप लिख देंगे डायरेक्शन 1-2 कैप, इक्वेशन नंबर 1। तो पहला स्टेप अगर आपकी समझ में आ गया तो इजीली आप दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन थी जहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फोर्स कैसे निकालते हैं। इसी को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार फिगर बनाता हूँ फटाफट। ये था Q1, ये क्या था Q2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी R, इस पे फोर्स लग रहा था F21, और अब इस पे फोर्स निकालेंगे। हमारा डायलॉग चेंज होगा, हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पर Q2 के कारण फोर्स। अब हम इस पे फोर्स निकालें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका नाम होगा F12। इस डायरेक्शन में देखिए जब फोर्स लगेगा प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण का मतलब बाहर की ओर, इधर की तरफ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। F12 हमने इसको नाम दे दिया। और यहाँ पे देखिए जब मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो इसके लिए 2-1 आएगा। ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, यानी कि Q2 से Q1 की तरफ, तो 2-1, राइट। बुक में मैं बार बार बता रहा हूँ लिखा है 1-2 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि डायरेक्शन इस साइड आ रही है। तो 2-1 परफेक्ट है, ये वाली कंडीशन आप लिखेंगे। वैल्यू हो जाएगी F12, राइट, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। इस टाइम डाइट लिख लेंगे, वहाँ पे मैंने 2-3 स्टेप ज़्यादा लिखे थे, यहाँ पे एक ही स्टेप में हम कर लेंगे, स्क्वायर हो गया और 1 यहाँ पे ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए फोर्स लग रहा है 1 पर 2 के कारण और डायरेक्शन हो रही है 2 से 1 की ओर, इक्वेशन नंबर 2, राइट। 2 इक्वेशन है हमारे पास बन गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में अगर आप चेंज देखें, मैं पहली इक्वेशन भी आपके लिए लिख देता हूँ, ये थी 2-1 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी है, आप इजीली इन चीज़ों को लिख सकते हैं, का स्क्वायर 1-2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो कि हमने थोड़ा देर पहले की थी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन 2 इक्वेशन में अगर देखें तो ये पार्ट दोनों में इक्वल है, ये पार्ट दोनों में इक्वल है, ये वाला जो पार्ट है वो भी इक्वल है। ध्यान दीजिए ये सारी चीज़ें क्या है, इक्वल है। डिफरेंस किसमें है, इनमें है, राइट। ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी एक दूसरे के लगभग बराबर है। किस फॉर्म में बराबर है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो भी होगी, जैसे डायरेक्शन 2 आ रही है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, इसकी डायरेक्शन ये आ रही है और इसकी डायरेक्शन ये वाली आ रही है, राइट। तो यहाँ पे केवल डिफरेंस है डायरेक्शन का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। इसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, राइट। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, केवल ये वैल्यू के कारण, ये जो वैल्यू है इसके कारण ये एक दूसरे के इक्वल हैं बट अपोजिट में इक्वल है, राइट। अर्थ क्या हुआ, Q2 पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, Q1 पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स बराबर हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट हैं। तो अपोजिट के लिए यहाँ फिजिक्स में जो साइन दिया जाता है वो दिया जाता है नेगेटिव का। इसका अर्थ ये हुआ, आप यहाँ पे एक डायलॉग लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, और क्या गेट कर रहे हैं आप, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, राइट। अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है और ये आपका एक फॉर्मूला आ गया है। वैल्यू क्या आई, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन
अपोजिट है। और यही वैल्यू जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ में भी होती थी, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दो वस्तुएं एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाती हैं और वो यहाँ भी प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर भी आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं और विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो ये था इसका वेक्टर फॉर्म। तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, पहले वाला टर्म्स आपने लिख लिया होगा, ये दूसरा वाला टर्म है, और अब मैंने जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने केवल ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सप्लेन किया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि फिगर एक साथ मैंने ली है। अभी मैंने केवल ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन किया है, ये फिगर एक्सप्लेन की है और तमाम चीज़ें बताई हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो टर्म्स आए हैं ये देखिए, ये वैल्यू आई Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 और एक बार आया है Q1 Q2 इज लेस देन 0। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इन दो केसेस में क्या है, पहला केस है Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल है, वो बड़ा है किससे, 0 से। अब देखिए कब 0 से बड़ा आएगा, एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 × 3 इक्वल्स टू 6। 6 क्या है, 0 से बड़ा है। -2 × -3 इक्वल्स टू 6, ये भी बड़ा है 0 से। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों जो चार्जेस होंगे वो सेम पोलैरिटी के होने चाहिए, या तो पॉजिटिव होने चाहिए या तो नेगेटिव होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये रिपेल वाला केस है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो ये फिगर आपका बन जाएगा, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। सेकेंड कंडीशन है ये वाली, राइट। इस कंडीशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो फोर्स की डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की ओर है। कंडीशन क्या लिखी है, Q1 Q2 इज लेस देन 0। अब देखिए ये कंडीशन कब आती है, मैं इसी साइड से बताता हूँ ताकि आपको फिगर भी दिखे। ये कंडीशन कब आएगी, देखिए -2 और 3 ले लेते हैं, -6 आ गया, या 2 × -3 ले लेते हैं, -6 आ गया। अब कोई कहेगा ये माइनस, इसका अर्थ ये हुआ एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, माइनस वैल्यू आएगी, और एक आपके पास Q1 Q2 का लें इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, बट वैल्यू आएगी नेगेटिव। फिर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये नेगेटिव है, तब भी वैल्यू आएगी नेगेटिव, राइट। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिए, ये बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, ठीक है। ये चार्जेस की वैल्यू है, एक बार हमने 2 ली, एक बार 3 ली, बाद में मैंने ये भी समझा दिया है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो ये सेकंड फिगर दिख रही है, पहली तो मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दी हैं, इस वाले को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कंडीशन कब आती है। अब हम क्या करते हैं, हम जो चार्जेस रख रहे हैं, हमने पहली कंडीशन रखी, स्पेस में रखे हैं, कोई भी हमारे पास एक निर्देशांक बिंदु नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, वैसे ये क्लास 11th का प्रश्न है, लेकिन आपके दिमाग में ये आ सकते हैं निर्देशांक बिंदु क्या कहा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो इसको ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हो गया। अब सपोज दैट इधर की तरफ कोई चार्ज है, इधर की तरफ कोई चार्ज है, तो जो उन चार्जेस की डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर की जाएगी, मेरे से की जाएगी। एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, तो इनकी डायरेक्शन मेजर करने के लिए मैं रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो मुझे कहते हैं निर्देशांक। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हम क्या करते हैं, एक निर्देशांक लेते हैं जिसका नाम है x o y। अब देखिए इस फिगर को मैं आपको समझा रहा हूँ, बुक से इतने अच्छे समझ में नहीं आता है। हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इस फ्रेम में है, यहाँ पे एक की कंडीशन है Q1 और दूसरे की कंडीशन है Q2, ये हो गए, और ये इनके वैल्यूज हैं, राइट। ये है A बिंदु, ये क्या है B बिंदु, राइट। और जो ये A और B होंगे इनके स्थिति सदिश होंगे, पोजीशन वेक्टर होंगे फ्रॉम द ओरिजिन, ये होंगे, राइट। रिस्पेक्टिवली एक को हम नाम देते हैं R1, एक को नाम देते हैं R2। समझ में आ रहा है। हमारे पास जो चार्जेस हैं वो चार्जेस स्पेस में है। स्पेस में कहाँ है, एक्स ओ वाई, हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जिसे मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया, और उनके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है, राइट। अब हमने जब कूलाम का नियम पढ़ा था, मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, टफ नहीं है। अब यहाँ के बाद आपकी हालत खराब हो जाती है कि यार कैसे करें। हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि हमें दो क्या चाहिए, आवेश चाहिए, और उन दो आवेशों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हमें दो आवेश चाहिए, आवेश हमारे पास अवेलेबल है, राइट। उनके बीच की डिस्टेंस अवेलेबल है नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ लाइन मिलानी है, राइट। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, राइट। हम किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ डायरेक्शन ले रहा हूँ तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, R2 - R1,
क्लियर है? आपको देखना है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, किसकी तरफ है? R2 की तरफ। जिसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन है यानी उसका हेड है, उसमें से दूसरे को आपको क्या करना है? माइनस। क्लियर हो गया? हमें एक वेक्टर ये प्राप्त हो गया, इस वेक्टर का अगर हम मॉड लेंगे, वेक्टर का क्या लेना है? मॉड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वेक्टर में दो चीजें हैं, एक है डायरेक्शन और दूसरा है मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? ये मॉड ले लिया, जैसे ही मॉड लेंगे, मॉड लेने के बाद क्या हो जाएगा? हमारे पे डिस्टेंस मिल गई। कूलॉम के लॉ के लिए क्या क्या चाहिए था? चार्जेस चाहिए थे, डिस्टेंस चाहिए थे, मिल गई। आप इसी डिस्टेंस को R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं, राइट, और उसका मॉड लिख सकते हैं। दोनों टाइम पे ये वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें ये जो पहला वाला है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूं, इसमें डायरेक्शन है ये वाली, राइट, इसमें डायरेक्शन है ये वाली, बट दोनों हैं बराबर। आप खुद ही बताइए, मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा इसके लेके, सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों बार 10 सेंटीमीटर ही रहेगी ना। फर्क किसका पड़ रहा है? डायरेक्शन का। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब हम कहेंगे कि Q2 पर फोर्स, वही कंडीशन है जो हमने पहले पढ़ी थी, Q2 पर फोर्स। Q2 पर फोर्स यानी इस डायरेक्शन को आपको आगे को बढ़ाना, इधर बढ़ा दिया और नाम वही आएगा ये वाला F21, राइट। हम कहेंगे Q1 पर फोर्स, यही डायरेक्शन लेनी है और इसका नाम कर देना है F12 और ये हो जाना है। क्लियर है? अब इस फिगर में आ जाइए, ये था मूल बिंदु, ये है एक कंडीशन R2, ये है R1, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे ली गई है जिसका नाम दिया है R2 माइनस R1, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे फोर्स देखिए, ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, और मैंने इसको और सेटिंग किया है, ये क्या था? हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट था, राइट। तो ये कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन किया गया वो सिमिलर किया गया, यानी कि फिर से आपको वही डायलॉग लिखने हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वही फॉर्मूला लिखना है, तमाम चीज़ें करनी है, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसको साफ कर लेते हैं। चेंजेस क्या आएंगे? जब हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, इस फोर्स को फाइंड करेंगे, तो इस फोर्स की वैल्यू होगी F21। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो अभी आपने पढ़ा था क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, राइट। अब यहाँ ये वैल्यू हमारा R है ना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1। कोई दिक्कत किसी को नहीं? इसका मॉड लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, मॉड लेना है और इसका स्क्वायर लेना है। ये डिस्टेंस है हमारे लिए, पहले इसका नाम R था, अब इसका नाम क्या हो चुका है? R2 माइनस R1। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स होके आप इसको कर सकते हैं, राइट। डायरेक्शन जहाँ पे डिस्टेंस थी वो ये आ गई, अब यहाँ पे डायरेक्शन आनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम वही R21 लिख दें और इसका कैप लगा दें, इक्वेशन नंबर 1। फिर इस फोर्स को फाइंड करें। डायलॉग ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स में मिल भी जाएंगे और ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया कैसे लिखने। F12 ओके 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? Q1 Q2, ये चीज़ सेम आएगी। आप चाहें तो अब R1 माइनस R2 लिख दें, आप चाहें तो यही रखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों बारे की है, क्योंकि हम इसका क्या ले रहे हैं? मॉड ले रहे हैं। मॉड के बाद दोनों वैल्यूज बराबर हो सकती हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो यहाँ पे इस वैल्यू को बदल के आप R1 माइनस R2 कर सकते हैं और ये मॉड आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि जो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 है, राइट, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होती है। छोटी छोटी बातें हैं जो कक्षा 11th में थी, इसीलिए वेक्टर्स वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और बार बार कहता हूँ कि भौतिक विज्ञान हमेशा स्टेप टू स्टेप चलने वाला सब्जेक्ट है। ओके, सो ये समझ में आ गया होगा, ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे R12 और ये डायरेक्शन के लिए आप कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। पहले भी मैंने कहा डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये आप लिख सकते हैं Q1 to Q2, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज कर दी हैं। क्लियर हो गया? फिर से ये वाली वैल्यूज जो हैं एक दूसरे के बराबर होंगी बट अपोजिट होंगी, ये इक्वेशन नंबर 3। Again combine equation first, second, third and you get F12 is equals to F21। ये आप गेट करेंगे, माइनस लग जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा, राइट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? और F12 प्लस F21 is equals to 0। This is again वैल्यू ऑफ कूलॉम्स लॉ। कभी ये प्रूव करने के लिए आता है
ये वाला प्रूव करने के लिए आता है, कभी ये प्रूव आता है, और कभी कभी ये आता है कि सिद्ध कीजिए जो कूलाम्स का लॉ है वो उसमें दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होते हैं किंतु विपरीत होते हैं। सब में यही आंसर आपका आना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे। देखिए आगे नोट्स। ओके, ये वेक्टर फॉर्म्स और ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है, अब दिक्कत ये होती है वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन छूटता भी कुछ नहीं है। छूटता इसलिए नहीं है, ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ये बात बता देनी चाहिए। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा, कुछ होंगे जिनको पता होगा, तो जिनको पता है वो स्किप कर दीजिए, जिनको पता नहीं है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर राइट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, राइट। तो अब हमारे पास वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है, क्लियर है। इसका वेक्टर क्या है? तो यही वेक्टर है, ये देखिए आ गया, राइट। और फिर इसका मॉड, तो यहाँ पे ये जो साइन लगा ना ये गलत लगा, ये लगना चाहिए था ऐसे कैप। यूनिट वेक्टर में कैप होती है, कैप, ये कैप लग रही थी यहाँ पे, ये गलत है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मॉड, राइट। ये फॉर्म हमने लिख दी, और इस फॉर्म के बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके बाद जो फॉर्मूला है वो क्यूब में चले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास नोट्स हैं, नोट्स की फॉर्म ये है कैसे आपको नोट्स बनाने। वहाँ मैंने क्या लिखा था? इंग्लिश में लिखा था, यहाँ पर हिंदी में है। ये फोर्सेस हैं और ये वैल्यूज़ हो गई। ओके, सो जैसे मैंने कहा था एक क्वेश्चन भी हम ज़रूर देखेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो कूलाम के लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है अ चार्ज मेटेलिक स्पेयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, another charged metallic sphere B held by an insulating। और ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है यहाँ पे, एक्चुअली आधा ही क्वेश्चन आया है, तो मैं आगे बता दूँ। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ये आपके जो NCERT की बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 1.4 है। क्वेश्चन पूरा का पूरा आप वहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ पे मैं आंसर बता दूँ आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास दो स्पेयर हैं, एक स्पेयर है ए वाला और एक स्पेयर है आपके पास बी वाला होगा। ये इधर बी दिखा रखा, क्लियर है। इन दोनों पे कोई आवेश है, सपोज दैट वो जो आवेश है उसकी वैल्यू दी गई है, ये भी क्यू है और ये वाला भी क्या है? क्यू है, राइट। स्पेयर ए एंड बी हैविंग सेम चार्ज क्यू एंड क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। आफ्टर दैट ए कनेक्ट किया हमने सी के साथ, राइट। ये स्पेयर भी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है सी अनचार्ज्ड है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज, अनचार्ज्ड है, राइट। और ए चार्ज्ड है। तो जब इनको हम कांटेक्ट में रखते हैं ना, ए और बी को जब कांटेक्ट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कांटेक्ट में आते ही चार्ज शिफ्ट हो जाएगा Q/2 और Q/2। आइडेंटिकल वाली कंडीशन में दोनों बराबर हैं, आधा चार्ज मिलेगा ए को और आधा चार्ज ए का किस में चले जाएगा? सी में चली जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। सिमिलर केस है बी का। बी को हमने कांटेक्ट में रख लिया है डी के, यहाँ पे भी चार्ज क्या हो जाएगा? Q/2 और इस पे भी कितना हो जाएगा? Q/2। बोथ सिचुएशंस यहाँ पे जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी है और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ए बी दो चार्जेस थे जिन पे Q आवेश था, समान आवेश था। आइडेंटिकल सी और डी हम लेके आए दोनों के कांटेक्ट में, दोनों पे पहले से कोई चार्ज नहीं था। कांटेक्ट में आने के बाद चार्ज आधा आधा हो जाएगा। आगे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, जो अब ए और बी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी? 5 सेंटीमीटर। इस पे कितना चार्ज है? Q/2 और इस पे कितना चार्ज है? Q/2, क्लियर है। ये बात की कंडीशन है, मतलब सी और डी से हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले सी और डी के कांटेक्ट में लाए, आफ्टर दैट ए और बी को जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस थी उसको अब हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया। अब दोनों कंडीशंस में क्या करें? क्वेश्चंस को सॉल्व करें। पहली कंडीशन ये रहेगी, क्लियर है। ये पहली कंडीशन है, फटाफट कर लेते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा? किसी पे भी एक पे फोर्स निकाल लो क्योंकि फोर्स की वैल्यू सेम होनी है। समझ में आ रहा है? अभी हमने प्रूफ भी किया है, आप चाहे ए पे करें चाहे बी पे करें, किसी पे भी फोर्स की वैल्यू निकाल लें तो वो सेम आएगी। तो एक फोर्स निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 और
Q2 और का मीनिंग समझ में आ रहा है, या तो इस पे या तो इस पे, राइट। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब किसी को ये समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं। ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, इसको आपको लिखना है 2, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, राइट। सेम भी रहने देंगे क्योंकि दोनों केस में एक ही जैसा कंडीशन है, चलेगा। लेकिन कोशिश करें कि हर बार आप जो है यूनिट को ट्रांसफर कर दें SI यूनिट की तरफ। तो आपने कितना किया यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर था और इसको अपॉन 100 करते हैं, अपॉन 100 को लिखा जाता है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए, इससे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। ओके, सेकंड कंडीशन ये वाली है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, ये कंडीशन आपके पास है। अब सेकंड, ये पहली कंडीशन हो गई, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, ये इसको फोर्स को 1 2 बोलते हैं, इसको F2। सेम डायलॉग आप लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 Q2। Q1 का मतलब है A से मतलब है और Q2 का मतलब B से। यहाँ पे कंफ्यूज मत कर लेना कि आप कहेंगे सर ने Q1 लिखा Q2 लिखा, वो Q1 Q2 इसलिए लिखा है, कूलाम के लॉ में 2 पॉइंट चार्जेस आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, जो Q1 है उसकी वैल्यू भी Q है, जो Q2 है उसकी वैल्यू भी Q है। क्लियर है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कई बार जो है फ्लो में हम लोग भी बता देते हैं Q1 Q2। तो ये है चार्ज A पे और ये है B पे। ओके, सेकेंड कंडीशन, यहाँ आप चार्ज कितना हो गया Q/2, यहाँ भी कितना हो गया Q/2। अगेन फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। Q/2 इंटू Q/2, ध्यान दीजिए Q1 की जगह पे Q/2, Q2 की जगह Q/2। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2। और यहाँ पे एक चीज़ और छूटी है, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, राइट, R², क्योंकि एक्सप्लेन करने के चक्कर में यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था, तो अच्छा हुआ यहाँ पे याद आ गया। अब क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, Q1 Q2 यानी Q/2 और ये हो गया, तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4। ये क्या हो जाएगा, Q²/4 हो गया। क्लियर है। इनटू, इसको भी मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 25 इंटू -4। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने जब मल्टीपल किया तो ये 4 कहाँ से आया, ये और ये आ गया 4, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -4। ये कैलकुलेशन इतना इजीली इसलिए हमारे बायो ग्रुप के बच्चे नहीं कर पाते हैं, राइट। यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई, और यहाँ भी अगर हम वैल्यू को देखें, इन दोनों को देखें तो ये कितना हो रहा है, 4 इंटू 25 कितना होता है बेटा, 100 होता है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखिए ये भी कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, सो बाकी चीजें आप देखेंगे तो सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है, Q²। अब देखिए ये 100 इंटू 10 टू द पावर -4, ये भी 100 इंटू 10 टू द पावर -4। आ गई वैल्यूज इक्वल, बिल्कुल आ गई हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अगर आवेश का मान हाफ हो जाए और डिस्टेंस भी हाफ हो जाए तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, और एक को कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, क्या होगा कि यदि आवेश का मान आधा हो जाए और उनके बीच की दूरी भी आधी हो जाए तो जो बल है उसके मान पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको सीधे कहना है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हमने ये पूरा का पूरा देख लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश रूप, और इससे पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। जो वीडियो है उसमें टाइम क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है, ये टॉपिक मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमें दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जिनको अच्छे से समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आता है, वो जल्दी अपना स्किप करके देख सकते हैं वीडियो। जिनको समझ में नहीं आता है उनको स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं, केवल आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए था। कूलाम का नियम क्या कहता है, 2 आवेश, उनके बीच की दूरी और फोर्स आपको पता है। यहाँ पे हमने वेक्टर्स के जो लॉ थे, वेक्टर के जो हमने क्लास 11th में लॉ पढ़े थे, वो वेक्टर्स के लॉ भी हमने यूज़ किए, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, उसके आधार पे हमने वेक्टर्स के जो बीच में डिस्टेंस थी वो फाइंड की, और बहुत इजीली हमने जो कूलाम के नियम का सदिश रूप था उसको कर लिया है। 2 केसेस मैंने बताए, एक नॉर्मल केस था और एक क्या था, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर फॉर्म था, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहें, जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा था वो पहले का देखें, और आगे के वीडियोस भी चैनल पर आपको बहुत जल्दी प्राप्त होंगे। धन्यवाद।